नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सहरसा साइंस स्टडी में दोस्तों। मैं आप सभी का बड़े भाई गणेश, आप सभी को बायोलॉजी जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, हमने पोषण, जे प्रक्रम, पोषण और पोषण में का जो भाग होता है, पोषण का जो प्रकार होता है, पोषण के प्रकार को क्लियर करते हुए हमने एक कोशिकीय जीवों में पोषण को पढ़ लिया था। और आज हम लोग पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में मुख्य रूप से हम लोगों को जो सिलेबस में दिया हुआ है मानव में पोषण उसको। तो आइए हम लोग देखते हैं मानव में पोषण। लोग देखते हैं मानव में पोषण कैसे होता है, कितने चरणों में होता है। ठीक है, मानव में तो देखिए, हमें सबसे पहले देखना है मानव में पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो मानव में पोषण के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मानव कोशिकीय अनुसार किस प्रकार के जीव है। तो ये जो मानव है, मानव बहुकोशिकीय जीव होता है। बहुकोशिकीय मानव बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है, अब जैसे एक कोशिकीय जीवों में हमने देखा था कि उसको भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर मानव में भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन का पाचन के बाद अवशोषण, शोषण के बाद वहन और वहन के बाद उत्सर्जन का एक पूरा का पूरा तंत्र बना होता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम बना होता है। जिस तंत्र को हम लोग मानव पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र। ये मानव पाचन तंत्र क्या होता है? मानव पाचन तंत्र भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर, यानी भोजन जहां से हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं वहां से लेकर, और भोजन बहिष्करण मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो पूरे के पूरे एक चेन चलता है, एक सिस्टम चलता है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? मानव पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र का जो पहला भाग है उसको हम लोग मुंह कहते हैं। मुंह, इसी को कहीं कहीं पर मुख गुहा भी लिखा जाता है। मुख गुहा। मुख गुहा ये क्या होता है? मुंह या मुंह गुहा क्या होता है? तो देखिए, वो अंग एक गुफा टाइप का हमारे मुंह होता है। उस मुंह में सी आकार का एक संरचना होता है। सी आकार का इस तरह का एक संरचना होता है, जिसमें इस तरह से हमारा दांत लगा होता है। दांत लगा होता है। हमारा जो ये मुख अच्छा, ये जो सी तरह का जो संरचना होता है इसको हम लोग कहते हैं जबड़ा। क्या कहते हैं? जबड़ा। ये ऊपर और नीचे, जबड़ों की संख्या कितनी? 2, ऊपर और नीचे। और इस जबड़ों में हमारे चमचमाते हुए 16 दांत नीचे जबड़े में, 16 दांत ऊपर जबड़े में। तो कुल दांतों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32, 32 दांतों की संख्या हो गई। तो ये हमारा होता है मुख गुहा। अच्छा, मुख गुहा में एक और महत्वपूर्ण अंग होता है, जो मांस की बनी एक संरचना होती है, जो हमारे कंठ के आसपास से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह का संरचना जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। इस जीव पर इस तरह से छोटे-छोटे कोशिकाएँ होती है, छोटे-छोटे कोशिकाएँ होती है, जो कोशिका हमें अलग-अलग तरह के स्वादों को अलग-अलग तरह के स्वादों का पता लगाने में मदद करते हैं। अतः ये जो कोशिका होती है, इस तरह की कोशिका को हम लोग कहते हैं स्वाद कोशिका। क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। इस स्वाद कलिका की मदद से ही हमें जैसे कोई किसी भी तरह का भोजन होता है, उस भोजन का स्वाद हमें स्वाद कलिका के ही मदद से पता चलता है। भोजन का जो निचला भाग होता है, मतलब मुख का जो निचला भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रसिका। एक नली नुमा रचना ये होता है, एक नली नुमा रचना होता है, उसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका के ही मदद से जो हमारे द्वारा चबाया हुआ भोजन होता है, हमारे आमाशय में आता है। और ग्रसिका में भोजन चबाने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटता है, जिस घटना को यहाँ पर हम लोग कर्मानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन। यहाँ पर
वो लिखा गया, यहाँ पर न होता है। कर्मानु कुंचन क्या कहते हैं? कर्मानु कुंचन कहते हैं। अब देखिए ये कर्मानु कुंचन की प्रक्रिया, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये जो रचना देख रहे हैं, यही हमारा क्या है? यही रचना हमारा ग्रसिका है और इस ग्रसिका में होने वाली एक घटना होती है, उसको कर्मानुकुंचन कहते हैं। मतलब ये होता है, ये एक पाइप का मतलब पाइप का बना मांस का बना हुआ एक वो क्या कहते हैं, वो नली टाइप का होता है, जिसमें भोजन हम निगलते हैं। भोजन जब निगल द्वार से हम लोग निगल रहे होते हैं, तो मान लीजिए ये हम ये एक संरचना हम बनाते हैं यहाँ पर, मान ये पहले हम भोजन बना देते हैं। ये भोजन का कण हो गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? भोजन का कण हो गया। अब देखिए, जहाँ पर हम भोजन ग्रहण किए, तो यहाँ से ई कंठ निगल द्वार से भोजन आया। इस तरह से हमारे ग्रसिका में आने के बाद ये इस तरह से भोजन नीचे की ओर गया। ये पाइप है, ये एक नली टाइप का संरचना है, नली टाइप का संरचना है, ये नली टाइप का संरचना है। तो उस इस नली टाइप के संरचना में इस तरह का एक क्रिया होता है। जैसे जहाँ पर भोजन का कण रहता है, जहाँ पर भोजन का कण रहता है, वहाँ पर ये खुल जाता है और जहाँ पर नहीं रहता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है। तो इस तरह से इसी प्रक्रिया के द्वारा भोजन हम नीचे की ओर निकल आता है और नीचे की ओर आने के आते और ये भोजन अंततः आ जाता है हमारे कहाँ पर? आमाशय में। तो हमारे ग्रसिका में होने वाली इस तरह की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन कहते हैं। कर्मानुकुंचन के ही कारण भोजन नीचे की ओर निकलता है, मतलब नीचे की ओर भोजन को वो पुश करता है, धक्का देता है और अंततः भोजन आ जाता है हमारे कहाँ पर? भोजन आ जाता है हमारे अमाशय में। अब अमाशय में भोजन का महत्वपूर्ण क्रिया होता है, क्योंकि अमाशय में ही भोजन का लगभग हालांकि पाचन जो शुरू होता है भोजन का, वो तो मुख से ही शुरू हो जाता है। जहां हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, वहां ही भोजन का पाचन लगभग शुरू हो जाता है, भोजन शुरू हो जाता है और भोजन का पाचन का जो क्रिया होता है, वो अधिकतम क्रिया यहाँ अमाशय में आने के बाद होता है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। इसमें अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, पाचक रस उत्सर्जित होता है और हमारे भोजन में मिलकर भोजन को एक तो सुपाच्य बनाता है, साथ ही साथ भोजन के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है और भोजन को अम्लीय बनाता है, और भोजन को क्या करता है? यहाँ पर पाचन का काम करता है। उसके बाद एक अंग होता है, इस तरह का अंग जो आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये अंग, इस अंग को हम लोग कहते हैं यकृत। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लीवर। क्या कहा जाता है? लीवर। ये लीवर क्या करता है? एक रस का स्राव करता है, जिस रस को हम लोग कहते हैं पित्त रस। जिस रस को हम लोग क्या कहते हैं? पित्त रस। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रस होता है पाचन के दृष्टिकोण से। पाचन के दृष्टिकोण से ये रस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भोजन का लगभग पाचन अमाशय में आने के बाद क्षुद्रांत, जिसको हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण होता है। मतलब अभी तक मुख गुहा से होते हुए ग्रसिका, ग्रसिका से अमाशय, अमाशय में आने के बाद विभिन्न तरह के रसों को मिलने के बाद भोजन जब पच जाता है, पचने के बाद अब पाचक पचने के बाद भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व को अवशोषण करने की क्रिया कहाँ पर होती है? तो वो क्षुद्रांत में होती है। भोजन को अवशोषण करने की क्रिया कहाँ पर होती है? क्षुद्रांत में होती है। क्षुद्रांत में होती है। कहाँ पर होती है? क्षुद्रांत में होती है। और ये क्षुद्रांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। यहाँ पर अब मान लीजिए भोजन का कुछ पार्टिकल ऐसे होता है जो पचा नहीं होता है, वो छोटी आंत से होते होते आ जाता है कहाँ पर? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में आने के बाद भोजन में जो अपचा तत्व होता है, उस अपचे तत्व के साथ साथ जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है? यहाँ पर अवशोषण होता है बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत से निकलकर ये सभी आ जाता है कहाँ पर? मलाशय में। कहाँ पर आ जाता है? मलाशय में। मलाशय में क्या होता है? मलाशय एक तरह के टैंक टाइप का होता है और वो क्या कहता है, उसमें हमारे शरीर का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो आकर जमा होता है और मतलब हम लोग समय समय पर उसे शरीर से बाहर उत्सर्जन विधि द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे अच्छे से।
अगर इसमें कहीं पर आप लोगों को समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा और इसमें इसका और क्या होगा। और हम जब अब एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें मानव पाचन तंत्र का हम पूरे डिटेल्स में इसका मतलब इसको समझाएंगे कि पूरे मानव पाचन तंत्र का मुख गुहा क्या होता है, दांत। अच्छा, इसमें अभी हम दांत के बारे में नहीं बताए हैं ज्यादा डीप में, मतलब सिर्फ बताए कि दांत कितने होते हैं इस तरह से। लेकिन एक जो हम लास्ट मान लीजिए मैराथन टाइप 1 घंटे लगभग 1 सवा घंटे का वो लगभग वीडियो होगा जिसमें हम पूरे मानव पाचन तंत्र को फुल एक्सप्लेन करेंगे और अलग अलग तरह के उदाहरण की मदद से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, अब जो हमें समझना है यहाँ पर एंजाइम और पाचन तंत्र समझना है। एंजाइम और पाचन तंत्र मतलब अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि अलग अलग अंगों के द्वारा कुछ कुछ एंजाइम मतलब उत्सर्जित होता है और वो भोजन पर किस तरह से काम करता है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पेन थोड़ा, सबसे पहले हम मुंह को देखते हैं। मुंह में हमारा क्या होता है, लार ग्रंथि होता है। क्या होता है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से लार का उत्सर्जन होता है। लार ग्रंथि से किसका उत्सर्जन होता है, लार का। लार में मुख्य रूप से क्या रहता है, एमाइलेज रहता है। क्या रहता है, एमाइलेज, जिसका काम क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना। एमाइलेज का कार्य क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना। उसके बाद अमाशय हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो गया यहाँ पर, अमाशय। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अमाशय। अमाशय में एक ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। जिस ग्रंथि का नाम क्या है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर रस का उत्सर्जन होता है। जठर रस में मुख्य रूप से जो एंजाइम होता है उसका नाम है पेप्सिन। उसका नाम क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन मतलब पेप्सिन होता ही नहीं, आप पेप्सी समझ लीजिएगा। पेप्सिन मतलब क्या होता है यहाँ पर, पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाना। आप लोग कमेंट में हमें ये बताइएगा कि प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, प्रोटीन हम किस मदद से मतलब अपने शरीर में प्रोटीन को पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अमाशय में ही एक होता है, ये क्या कहते हैं, जठर रस। जठर रस के में ही एक और तरह का एसिड आता है जिस एसिड को हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या करता है, इससे पहले जब हम मानव पाचन तंत्र का आपको समझा रहे थे तो उसमें बताए थे कि इसमें बहुत एक एसिड आता है, जो एसिड भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है ना। भोजन को क्या करता है, पेप्सिन के लिए भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। और अम्लीय बनाने के साथ साथ भोजन में आए हुए छुपकर सूक्ष्म जीवों को, ये जीवाणुओं को क्या करता है, यहाँ पर मारकर गिराता है। ठीक है, फिर अमाशय से ही फिर जठर रस, उससे एक उत्सर्जन होता है श्लेष्मा का, एक तरह का एंजाइम उत्सर्जन होता है। कौन चीज, श्लेष्मा का। ये अमाशय, जैसे हमारा जो अमाशय का भीतरी स्तर होता है, भीतरी दीवार होता है, उस दीवार को अम्ल से रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, ये जो हमारा अमाशय है, ये 3 तरह के रस को उत्सर्जित करता है। 3 तरह के रस को मतलब ये 3 तरह के रस को उत्सर्जित करता है, जिसको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। इसमें पेप्सिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा। पेप्सिन, HCl और यहाँ पर ये श्लेष्मा, ये तीनों। और तीनों का काम हो गया, पेप्सिन का काम हो गया प्रोटीन का पाचन, HCl का काम हो गया पेप्सिन के लिए भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना और साथ ही साथ जीवाणुओं को मारना। और यहाँ पर जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा का काम क्या हो गया, हमारे अमाशय के भीतरी दीवार को अम्ल से रक्षा करना। हमारे अमाशय के भीतरी दीवार को अम्ल से रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद जो अगला अंग है लीवर। अगला अंग क्या है, लीवर। लीवर से बोले थे क्या उत्सर्जन होता है, पित्तरस। क्या उत्सर्जन होता है, पित्तरस का उत्सर्जन होता है। पित्तरस स्वाद में एक प्रकार से समझिए तो कड़वा टाइप का होता है। और ये जमा रहता है कहां पर, पित्ताशय में। ये जमा कहां पर रहता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है। और पित्ताशय में जमा होता है और इसका काम क्या है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में इसका काम है वसा का पैष्टीकरण करना। क्या करना, वसा का पैष्टीकरण करना। और पूरे जो भोजन के माध्यम होता है उस माध्यम को क्षारीय बनाना। क्या होता है, क्षारीय बनाना। वसा का पाचन करना, जिसको हम लोग पैष्टीकरण कहते हैं, और साथ ही साथ
भोजन जो आया हुआ रहता है अम्लीय, अमाशय में जो भोजन अम्लीय हो जाता है उसको क्या कर देता है, ये क्षारीय बना देता है। क्या करता है, क्षारीय बना देता है। फिर एक अगला है हमारा अग्न्याशय। क्या है, अग्न्याशय, पेनक्रिया जिसको कहा जाता है। अग्न्याशय, अग्न्याशय से अग्नाशयी रस का उत्सर्जन होता है। किस तरह किसका उत्सर्जन होता है, अग्नाशयी रस का उत्सर्जन होता है। और इस अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होता है वो मुख्य रूप से ट्रिप्सिन्स और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन्स और लाइपेज होता है जो प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन मतलब ट्रिप्सिन्स प्रोटीन का पाचन करता है और लैपेज वसा का पाचन करता है। और यहाँ पर हमारा जो मतलब फाइनल ये हम लोग देखे कि कौन से एंजाइम कहाँ से उत्सर्जित होता है और उसका हमारे शरीर में कार्य क्या है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो मानव शरीर में ग्लूकोज होता है, जैसे भोजन ग्रहण किया, भोजन का जब पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज का विखंडन हमारे शरीर में किस तरह से होता है, ताकि मतलब ग्लूकोज का वो सरलतम रूप जिसका हमारे शरीर को हमारे शरीर का कोशिका ऊर्जा के लिए उपयोग करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज कितने कार्बनों से मिलकर बनता है ये, तो 6 कार्बन से मिलकर ये बनता है। कितने कार्बन से मिलकर बनता है, 6 कार्बन से मिलकर बनता है। और अब देखिए अब ग्लूकोज जब टूटता है तो वो पायरुवेट यानी एटीपी के रूप में टूटता है। किसके रूप में, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में टूटता है और उसी से ऊर्जा उठता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है तो ग्लूकोज का विखंडन 3 तरह से हो सकता है। कितने तरह से हो सकता है, 3 तरह से। कंडीशन को समझिए, पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तीसरा ऑक्सीजन के अभाव में। मतलब जब कम मात्रा में ऑक्सीजन हो उपलब्ध तब। एक बार फिर से समझिए, ग्लूकोज का विखंडन कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में। पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और तीसरा ऑक्सीजन के अभाव में यानी ऑक्सीजन के कमी में, ऑक्सीजन के कमी में। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तब जब क्या कहते हैं, ये श्वसन की क्रिया होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो ये कहां पर टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। कहां पर टूटता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। क्या पर टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटने के बाद ये उत्सर्जित क्या क्या करता है, तो ये उत्सर्जित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये उत्सर्जित क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल और क्या, एनर्जी। एनर्जी भी कितना, अधिक मात्रा में। कितने मात्रा में, अधिक मात्रा में। कितने मात्रा में, अधिक मात्रा में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के अभाव में, यानी जब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो, कम मात्रा में हो। ऑक्सीजन क्या हो, कम मात्रा में हो। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में हमारे शरीर में टूटता है तो ये कहां पर टूटता है, तो ये हमारे पेशी कोशिका में टूटता है। मतलब यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन हमारे पेशी कोशिका में होता है। और चूंकि ऑक्सीजन का मात्रा कम है तो वहां पर हमारे शरीर में एक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। और ऊर्जा उत्सर्जन होता है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। जहां पर क्या होता है, ऊर्जा कम मात्रा में। अच्छा, ये हमें कहां देखने को मिलेगा, मान लीजिए जब कभी हम रनिंग करते हैं, क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस दौरान हमारे शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हम उतना ऑक्सीजन शरीर को पूरा नहीं पाते हैं। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड वहां पर होता है उतने मात्रा में हम ऑक्सीजन को वहां पर पूरा नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में फॉर्मेशन हो जाता है किसका, लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का। और ऊर्जा भी कम मात्रा में बनता है यहाँ पर। इस वजह से हमें वहां पर थकान महसूस हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा उतना पूरा नहीं पाए तो थकान, और लैक्टिक एसिड बन गया उसके कारण हमें थकान महसूस होता है। और आप देखते होंगे कि हमारी मांसपेशियों में जकड़न टाइप का हो जाता है। मतलब वो किसके कारण, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। यहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम अगला समझते हैं कि ऑक्सीजन जब पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन जब पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन जब पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो तब ग्लूकोज कैसा रिएक्ट करता है। तो इस तरह का जब रिएक्शन होता है वो ईस्ट में होता है। यानी इस तरह का ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है, ईस्ट में होता है। और इसमें जब टूटता है ग्लूकोज तो ग्लूकोज टूटता है किस रूप में, इथेनॉल के रूप में। किस रूप में, इथेनॉल के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर भी बनता है और ऊर्जा
कम मात्रा में बनता है। मतलब ऐसा कहे कि सबसे कम मात्रा में ऊर्जा किस स्थिति में बनता है, जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उस स्थिति में ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में बनता है। अच्छा, इसी प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम लोग ईष्टीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं, और इस प्रक्रिया के ही मदद से हम लोग बनाते हैं कौन चीज, शराब। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। ठीक है, यहाँ पर बोतल को नहीं नचाना है, यहाँ पर इथेनॉल बनाना है। ठीक है, यहाँ समझ गए। अगर आप लोग ग्लूकोज का विखंडन समझ गए या कहीं पर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि अगला वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगला स्लाइड ये आ गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र। क्या देखते हैं, मानव श्वसन तंत्र और गैसों का विनिमय किस तरह से होता है। ठीक, मानव पाचन तंत्र और गैसों का विनिमय किस तरह से होता है। अब देखिए, जिस तरह से मानव पाचन तंत्र खत्म हुआ, यानी भोजन ग्रहण करने का प्रोसेस खत्म हुआ, अब हम लोग समझते हैं सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, तो सांस लेने के लिए मानव शरीर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जो हमारे दोनों आंखों के नीचे से जुड़ी हुई और हमारे मुंह के ऊपर का भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नाक कहते हैं, NOSE, नोज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाक कहते हैं। ये नाक जो होता है वो एक गुहा के रूप में होता है, जिसको हम लोग नासिका गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका गुहा कहते हैं। नाक एक गुहा के रूप में होता है। किस रूप में होता है, एक गुहा के रूप में होता है, जिस गुहा को हम लोग क्या कहते हैं, नासिका गुहा। क्या कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, नासिका गुहा, नासिका गुहा। अब देखिए, ये नासिका गुहा नासाद्वार में खुलता है, ग्रसनी से होते हुए हमारे कंठ में आता है। कहाँ पर आता है, कंठ में आता है। फिर ये श्वास नली के द्वारा श्वासनी में और श्वास नली से कुपिका में खुलता है। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, ये जो यहाँ पर आप एक फिगर को देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरे के पूरे फिगर को हम लोग फेफड़ा कहते हैं। ये पूरा फिगर हमारा किसका है, फेफड़ा है। इस फेफड़ा में आप लोग एक ये संरचना देख रहे हैं, इस तरह से संरचना है। इस संरचना को हम लोग ट्रैकिया यानी श्वास नली कहते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली। अच्छा, इस संरचना में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरह का संरचना देखने को मिल रहा होगा। इसको हम लोग ट्रैकियल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकियल, ट्रेकियल रिंग, ट्रेकियल रिंग। इस रिंग का काम क्या होता है, ये श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकता है, आपस में श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकता है। यही ट्रेकिया आगे चलकर हमारे दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से हमारे दोनों फेफड़ों में क्या होता है, ये विभाजित हो जाता है। इस विभाजित हुए श्वास नली को, इस विभाजित हुए श्वास नली को हम लोग श्वासनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस विभाजित हुए श्वास नली को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासनी कहते हैं। इस विभाजित हुए श्वास नली को क्या कहते हैं, श्वासनी कहते हैं। इस श्वासनी से भी छोटे छोटे ब्रांच निकले हैं। देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से ये छोटा छोटा क्या निकला है, यहाँ पर ये ब्रांच निकला है। क्या निकला है, ये ब्रांच निकला है। क्या निकला है, ये ब्रांच निकला है। इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। कूपिका, क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिका। कूपिका एक तरह से समझिए तो एक गुब्बारे जैसा संरचना होता है, गुब्बारे जैसे संरचना होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन खींचे, फिर सांस छोड़ने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किए, तो इसके लिए वो एक सरफेस, मतलब गैसों को एक सरफेस प्रदान करता है, ताकि ये काम आसानी से हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं क्रिया क्या होता है। एक सेकेंड, आपको हम एक बार फिर से इसको इरेज करके
अब देखिए ये जो हमारा लंग्स है, इस लंग्स के चारों ओर इस तरह से एक रिंग होता है, एक लचीला, बहुत ही मजबूत, एक इस तरह से एक क्या होता है ये रिंग होता है। इस रिंग को हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? इस रिंग को हम लोग कहते हैं, इस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। जो हमारे फेफड़ा को सिकुड़ने और खुलने में मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है? फूलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। तो इसमें जो मदद करता है, वो मदद कौन कर रहा है यहाँ पर? डायफ्राम मदद कर रहा है। मदद कौन कर रहा है? डायफ्राम मदद कर रहा है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं, यानी जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो इस क्रिया को अंतःश्वासन, अंतःश्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःश्वसन। इस दौरान क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम अभी जो बताए, ये जो अभी बताए, ये जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम अभी हमारा क्या होता है? चपटा होता है। और जैसे ही हम लोग अंतःश्वसन की क्रिया करते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, मुख्य रूप से जब अंतःश्वसन की क्रिया होती है, तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग ऐसा समझकर मानकर चलेंगे कि हम लोग मुख्य रूप से किसको ग्रहण किए? ऑक्सीजन को अंदर लिए। ऑक्सीजन का क्या किए? ऑक्सीजन को क्या किए? अंदर किए। और इस दौरान हमारा डायफ्राम क्या होता है? फैलता है। डायफ्राम क्या होता है? फैलता है, और ये जगह बनाता है ताकि फेफड़ा के अंदर जो कुपिका होता है, जो कुपिका होता है, उसमें ऑक्सीजन क्या हो सके? भर सके। और उच्छ्वसन होता है, मतलब जब अब हम सांस लेने के बाद, जैसे ही वो हमारे श्वसन प्रक्रिया में जाने के बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसे अब क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर करना होता है। इस दौरान डायफ्राम वापस से क्या होता है? संकुचित होता है। डायफ्राम वापस से क्या होता है? संकुचित होता है, और हमारे फेफड़ा पर एक प्रेशर बनता है, जिस प्रेशर की वजह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। डायफ्राम है ना, इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं? वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उच्छ्वसन आप लोग समझ गए होंगे। उच्छ्वसन मतलब क्या? बाहर निकालना। बाहर कौन किसको निकालेंगे हम लोग? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। अंतःश्वसन मतलब क्या? कि हम लोग खींच रहे हैं हवा के रूप में। किसको खींच रहे हैं? हवा के रूप में हम लोग किसको खींचेंगे? ऑक्सीजन को खींचेंगे। जब ऑक्सीजन को हम लोग खींचे, तब उतने समय में हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या हो जाता है? विखंडन होता है। इस दौरान क्या बनता है? अधिक मात्रा में ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है? और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शरीर से बाहर उच्च श्वसन के प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें यहाँ समस्या है, हम बताएंगे। अच्छा, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां लिंक डाउनलोड करने का मिल जाएगा। वो लिंक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं मानव में परिवहन की क्रिया क्या होता है। मानव में परिवहन, अब देखिए यहाँ पर परिवहन मतलब क्या होता है। पहले हम लोग मानव में परिवहन नहीं, सिर्फ हम लोग परिवहन को समझते हैं। किसको समझते हैं? अभी हम लोग सिर्फ किसको समझते हैं? परिवहन को। ये परिवहन क्या होता है? ये परिवहन क्या होता है? लोग समझते हैं परिवहन क्या होता है। परिवहन एक प्रकार से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो परिवहन है, परिवहन क्या होता है? मान लीजिए ये एक जगह ए है और ये एक दूसरा जगह बी है। ये एक बिंदु ए और ये एक बिंदु बी। अब यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को लाने के लिए हमें क्या होता है कि एक कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई माध्यम की आवश्यकता, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने गाँव से कोचिंग, अपने घर से कोचिंग जाते होंगे, अपने घर से विद्यालय जाते होंगे, या अपने घर से कहीं और जाते होंगे, तो जाने के लिए आप लोग अलग-अलग तरह के वाहनों का प्रयोग करते होंगे, या फिर पैदल जाते होंगे। तो एक जगह से जब दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, चाहे उसमें जिसका हम प्रयोग करें, वाहन का प्रयोग करें जिसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन समझ गए। अब हम लोगों को समझना है कि ये मानव में परिवहन क्या होता है। आखिर मानव में ऐसा कौन-कौन चीज है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की आवश्यकता होती है। मानव में कौन-कौन चीज ऐसे है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की आवश्यकता होती है। तो मानव में जो हमारा रक्त होता है, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, क्या कहते हैं? BLOOD, ब्लड।
ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमारे शरीर में क्या है कि अलग मतलब बहुत तरह की ब्लड वेसल्स है, यानी जिसको हम लोग रक्त वाहिकाएं कहते हैं। उस वाहिका है, उस रक्त वाहिका की मदद से रक्त जो होता है, खून जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर परिवहित होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्त का परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि रक्त के कितने भाग हैं, रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें, जो ये मानव जो रक्त है, मानव ये जो रक्त है, ये इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये आपको हो गया पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और ये तीसरा हमारा हो गया प्लेटलेट्स। आरबीसी 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 का पूरा नाम हो गया यहाँ पर रेड ब्लड सेल। आरबीसी का पूरा नाम क्या हो गया? आरबीसी का पूरा नाम हो गया रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम हो गया व्हाइट, WHITE, व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स का तो पूरा नाम लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में हम लोग पीटी लिखते हैं। शॉर्ट्स में क्या लिखते हैं? पीटी लिखते हैं। अब देखिए, जो ये हमारा लाल रक्त कणिका होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी आरबीसी जो ये होता है वो क्या होता है? आरबीसी मुख्य रूप से, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन को खींचते हैं तो ऑक्सीजन को पहुंचना होता है कहां पर? प्रत्येक कोशिका में, ताकि वहां पर ग्लूकोज का विखंडन हो सके। और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम यहां पर कौन करता है? हमारा आरबीसी करता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। और जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, यहां पर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ये बना लेता है कौन चीज बच्चा? ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन को एक प्रकार से मान लीजिए ना कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है कि एक प्रकार से ट्रक का काम करता है। और उसमें लोड किसको करता है? तो लोड करता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लोड करके हीमोग्लोबिन पहुंचा देता है हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, हमारे शरीर में जितने भी कोशिका है, प्रत्येक कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। फिर वहां से क्या कहते हैं, वहां से फिर जब वो रिटर्न आने लगता है तो फिर वहां से बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है और हमारे लाकर कहां पर? फेफड़ा में रख देता है, जब उसे हम लोग उच्छ्वसन की मदद से शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। आरबीसी आप लोग समझ गए। उसके बाद है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी। उसके बाद यहाँ पर क्या है? डब्ल्यूबीसी। उसके बाद यहाँ पर क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, पूरा नाम इसका हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स और श्वेत रक्त कोशिका। इसका नाम हो गया श्वेत रक्त कोशिका। अब ये क्या करता है कि ये रोगाणुओं से लड़ता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? हमारे शरीर में अगर किसी बाहरी रोगाणु का आक्रमण हो जाए, कोई बाहरी रोगाणु मतलब हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करके हमारे इम्यूनिटी को कमजोर करने का प्रयास करे, तो यहाँ पर कौन फौज बनाता है? यहाँ पर डब्ल्यूबीसी फौज बनाकर उससे लड़ने का काम करता है, ताकि हमारे शरीर में संक्रमण नहीं हो और हम लोग संक्रमित होने से बचे और यहाँ पर हम लोग बीमार होने से बचे। तो ये हमें बचाने का एक प्रकार से कौन काम करता है? डब्ल्यूबीसी काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एक प्रकार से रक्षा तंत्र का निर्माण करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एक प्रकार से, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एक प्रकार से किसका निर्माण करता है? रक्षा तंत्र का निर्माण करता है। समझ में आ गया? उसके बाद ये हमारा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है ये? प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, ब्लड क्लोटिंग। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारा ये कट गया, हमारा शरीर में कहीं कोई अंग क्या हो गया, कोई हिस्सा क्या हो गया, कट गया, उससे आप लोग देखते हैं कि खून ब्लड निकलने लगता है। फिर कुछ देर के बाद आप लोग धीरे धीरे क्या देखते हैं कि वो रक्त निकलना बंद हो गया, हमारे शरीर से खून निकलना क्या हो गया? बंद हो गया। इसका मतलब वहां पर काम क्या होता है? वहां पर ये प्लेटलेट्स आकर उसके ऊपर इस तरह से एक जाल का संरचना निर्माण करता है और खून को क्या करता है? वहां पर गाढ़ा बना देता है। खून को क्या करता है? गाढ़ा बना देता है, जिसके कारण खून अब हमारे शरीर से निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो मुख्य रूप से प्लेटलेट्स का काम हमारा क्या हो गया? यहाँ पर रक्त का थक्का बनाना। क्या काम हो गया? रक्त का थक्का बनाना। क्या हो गया? रक्त का
थक्का बनाना, ठीक है। अब हम लोग इसमें हार्ट से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। हार्ट यानी हृदय। हम क्या कहते हैं, दिल हमारा कोई ले गया। वास्तव में दिल कहीं कोई नहीं लेकर जाता है, नहीं दिल में तीर आर पार होता है ना। नहीं दिल में तीर आर पार होता है, बल्कि दिल क्या करता है, दिल का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम है। दिल को ही प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश में हम लोग हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट, हृदय। उसका ओरिजिनल नाम क्या है यहाँ पर, हृदय। उसका ओरिजिनल नाम क्या है यहाँ पर, हृदय। अब हृदय का अगर हम लोग यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर फिगर हो आपको हम तरीकों से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर नहीं है, हम ऐड करवाएंगे जब हम क्वेश्चन करवाने लगेंगे इस चैप्टर का, तो उस समय हम हार्ट का फिगर ऐड करवा कर आप लोगों को इसको हम बेहतरीन तरीका से समझाने का एक बार प्रयास फिर करेंगे। यहाँ पर हार्ट का नहीं है तो देखिए, हाँ नहीं छे देखलिए, हाँ ये तो छी हार्टे, ये तो संपूर्ण सारांश में आबि गेल। नहीं है देखलिए, ये तो फेफड़ा छी। करू ना, आप लगभग खत्म नहीं हो रहा है, 3 पेज बचल छै ना। हाँ अब यहाँ पर भेलिए, रुकू रुकू, हाँ महाराज 5 के दाबने छियै। अहाँके डॉट है नहीं यौ, एहिमे दिशा, डायरेक्शन, प्रवाह यानी रक्त का प्रवाह, धमनी, शिरा। दिशा होता है हृदय से शरीर की ओर, शरीर से हृदय की ओर। ऑक्सीजनित यानी जब हृदय से शरीर की ओर आएगा तो ये ऑक्सीजनित होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजनित जब शरीर से हृदय की ओर आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की क्रिया हो गया रहेगा, ठीक है। दीवारें मोटी और लचीली, धमनी का दीवारें क्या होती है, मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा का दीवार पतली होती है, ठीक है। बल्ब नहीं होते हैं, बल्ब होते हैं। ओकर बाद मतलब खाली शॉर्ट में पूरा बना लिया। रक्त द्वारा परिसंचरण की व्यवस्था करता है। एक बार तक फिर अलग-अलग चैप्टर में पढ़ेबे ना रक्त, जेना ई हार्टे भेलै, ओइमे अलग चैप्टर सर्जन छै, ओइमे पूरा चैप्टर के सारांश छियै। बात कए लै छी, 7 मिनट के लिए फोन केने रहियो, नो डिस्टर्ब जे लागल से ने चलतै। की भेलै, हाँ तऽ नहि अयतै, अच्छा ठीके छै। गुगरू जागि गेलै की, हाँ ठीके छै, आब आबै छियै, सामान लए लेबै। 1 किलो खीरा लए प्राण जाइ छै। हाँ हाँ अच्छा ठीक छै, ठीके छै। हाँ तऽ तखन कहै रहे नंबर ओकरे से ने लेलियै रहे, मैडमे से ने, डॉक्टर के नंबर, डॉक्टर का नंबर ले लिया तो कल क्या आएगी दीदी तो हमको बताइएगा, हम आएंगे मिलने। यहाँ फोन पे नहीं थे, हाँ हाँ वएह वीडियो बनबै छियै, ठीक।
की वाला खत्म कर दियो कथी एकरा पूरा क्वेश्चन बता दे छी कते बचि गेलै हन, ई 3 पेज 4 पेज और बचल छै। अभी छियै एहि पर 1 2 3 4 4 गो पेज और छै। 4 छै ने, ई पेज क्या कहे एकरा, ई वीडियो के खत्म करे छी। यानी मानव हृदय अथी मानव हृदय वाला पूरा पढ़ा दै छी, दोहरा परिसंचरण आरी, आ तब जे अन्य बचि जेतै 1 2 3 3 गो पेज, एहि टॉपिक भी अलग भए जेतै। हाँ तब ओकरा अगला वीडियो में कवर कए लेबै। बनि जेतै तऽ पुरेनाइ ओतेटा के जरूरिये छै, सब वीडियो 30 मिनट के पुरेनाइ जरूरिये छै। 1 घंटा के वीडियो ओ ई पूरे खत्म कर दियो अगला वीडियो में पार्ट 3 ना पार्ट सुनिए तो पार्ट 3 में पार्ट 4 में क्वेश्चन करबै, नहीं समझे। इस लगभग 20 में 22 मिनट तो भइए गेलै, 5 7 मिनट और बाकी। अब हम लोग समझते हैं हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट के बारे में, ठीक, हार्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, हृदय से 2 तरह की वेसल्स निकलते हैं, 2 तरह की नसें निकलती है, जिसमें एक का नाम हो गया धमनी और एक का नाम हो गया शिरा। एक का नाम हो गया धमनी और एक का नाम हो गया शिरा। दोस्तों आप लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि सर बहुत शॉर्ट में इसको लेकर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो पहला फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग समरी एक प्रकार से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम इसको डीप में पढ़ाने, मतलब इसका जैसे ही ये आपको उस हिसाब से हम देखें तो ये तीसरा चैप्टर में आ जाएगा, मानव परिवहन। और जब मानव परिवहन हम लोग पढ़ने लगेंगे तो उसमें एक एक चीजों का ऑपरेशन करके पढ़ाया जाएगा, एक एक चीजों को अंदर तक जाकर पढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग ऐसा बिल्कुल ही नहीं समझे कि सर हम लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम चैप्टर में जाएंगे तो डीप जानकारी लेंगे और डीप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मानव हृदय होता है, मानव हृदय से 2 तरह की नसें निकलती है, एक का नाम होता है धमनी और एक का नाम होता है शिरा। एक का नाम होता है धमनी, एक का नाम होता है शिरा। अब देखिए धमनी और शिरा का यहाँ पर हम तुलना करके अध्ययन करा रहे हैं। यहाँ पर हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, तुलना करके इसको बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, समझने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धमनी और शिरा किधर से किधर फैला रहता है। तो जो हमारा धमनी होता है उसका विस्तार हृदय से शरीर की ओर होता है, यानी हमारे हार्ट से निकल कर ये शरीर के विभिन्न भागों में फैला रहता है। जबकि जो शिरा होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से आकर एक जगह मिलता है। कहाँ मिलता है? ये हार्ट में मिलता है, हृदय में मिलता है, ठीक है। फिर से समझिए, जो धमनी होता है उसका विस्तार हमारे हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों की ओर होता है, जबकि शिरा का विस्तार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से निकलकर हृदय तक होता है। समझ में आ गए? इसका मतलब ये समझिए, जो इसमें जो रक्त का प्रवाह होगा, जो धमनी में रक्त का प्रवाह होगा, वो हृदय से खून ब्लड को लेकर हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना होगा, जबकि शिरा में जो ब्लड का प्रवाह होगा, ब्लड का फ्लो होगा, वो फ्लो शरीर के प्रत्येक कोशिका से लेकर हमारे हृदय तक होगा। पहला बात। दूसरा बात देखते हैं रक्त। रक्त का इसमें क्या होगा कि जब धमनी में जो भी रक्त प्रवाहित होगा उसमें ऑक्सीजन जनित, वो ऑक्सीजन जनित रक्त होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस रक्त में, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ होगा। और जबकि जो शिरा होगा, अब चूंकि जब ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिलकर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा, वहां पर रक्त के उपस्थिति में ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ क्या, ग्लूकोज क्या कर देगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन को विखंडित कर देगा और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और जब शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर आने वाले मतलब शिरा में जब ब्लड का प्रवाहित होगा तो उसमें बिना ऑक्सीजन का रक्त रहेगा, तो जिसको हम लोग विऑक्सीजनित ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? विऑक्सीजनित ब्लड कहते हैं। दीवारें, अगर हम दीवार देखते हैं तो धमनी का दीवार मोटा और लचीला होता है। धमनी का दीवार क्या होता है? मोटा और लचीला होता है। जबकि शिरा क्या होता है? यहाँ पर पतला होता है। शिरा क्या होता है? पतला होता है। वॉल्व, वॉल्व कहने का मतलब यह हुआ कि
ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए एक ढक्कन टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्व कहता है, वॉल्व कहते हैं। तो धमनी में वॉल्व नहीं होते हैं, धमनी में वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि शिरा में क्या होता है, वॉल्व होता है। शिरा में वॉल्व क्या शिरा में क्या होता है, वॉल्व होता है, ताकि ब्लड को कहीं पर रोका जा सके। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किधर हो कैसे होता है, हार्ट में ब्लड का रक्त का प्रवाह किधर होता है, हार्ट में कितने मतलब कितने प्रकार की नसें बाहर निकलती है। तो हार्ट में मुख्य रूप से दो तरह की नसें बाहर निकलती है, जिसको हम लोग धमनी और शिरा कहते हैं। धमनी का विस्तार शरीर के विभिन्न भागों से हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जबकि शिरा का विस्तार शरीर के विभिन्न भागों से लेकर एक जगह मतलब धमनी में हृदय में मिलता है, पहला। दूसरा बात, जो धमनी होता है, धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो ऑक्सीजनित रक्त होता है, जबकि शिरा में भी ऑक्सीजनित जनित रक्त होता है। धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवारें बिल्कुल पतली होती है। धमनी में वल्व नहीं होते हैं, जबकि शिरा में वल्व होते हैं। आइए हम लोग अब रक्त का दोहरा परिसंचरण देखते हैं, रक्त का दोहरा परिसंचरण देखते हैं, और उसमें हम लोग आगे देखते हैं आखिर क्या होता है, आखिर दोहरा परिसंचरण इसको क्यों कहा गया। तो देखिए, जो हमारा हृदय होता है वो कुल मिलाकर, जो हमारा हृदय होता है वो कुल मिलाकर इस तरह से, जो हमारा हृदय होता है कुल मिलाकर, जो हमारा हृदय होता है वो कुल मिलाकर 4 चेंबर में बटा होता है। हमारा हृदय कितने चेंबर में बटा होता है, हमारा हृदय कितने चेंबर में बटा होता है, 4 चेंबर में बटा होता है, 4 चेंबर में बटा होता है। इस तरह से ये देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। हमारा हृदय कितने चरण में बटा होता है, 4 चरण में बटा होता है। ठीक है, पहला भाग का नाम यहां पर हो गया, पहला भाग का नाम हो गया अलिंद, और यहां पर दूसरा भाग का नाम हो गया निलय, अलिंद और निलय। देखिए, ये अलिंद भी दो तरह का, लेफ्ट अलिंद और राइट अलिंद, और निलय भी कितने तरह का, 2 तरह का, लेफ्ट निलय और राइट निलय, लेफ्ट निलय और राइट निलय। ठीक है, तो ये कुल कितने चेंबर में बटा होता है, 4 चेंबर में। अच्छा, अब ऊपर में जो होता है, ऊपर में अलिंद का भाग होता है, यानी हृदय का जो फर्स्ट और सेकंड चेंबर होता है, जो हमारे हार्ट का फर्स्ट और सेकंड चेंबर होता है, उसमें कौन चीज होता है, अलिंद होता है। एक लेफ्ट अलिंद और एक राइट अलिंद, एक लेफ्ट अलिंद और एक राइट अलिंद। और ये जो अलिंद होता है ये जुड़ा होता है हमारे किससे, लंग्स से। किससे जुड़ा होता है, लंग्स। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा। लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा। और जो हमारा निलय होता है वो हमारे शरीर के अन्य भागों से जुड़ा होता है, हमारे शरीर के अन्य भागों से जुड़ा होता है, हमारे शरीर के अन्य भागों से जुड़ा होता है, हमारे शरीर के अन्य भागों से जुड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, दोहरा परिसंचरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त एक चक्रण के लिए, यानी रक्त का एक कंप्लीट राउंड पूरा करने के लिए हमारे हृदय से रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है। कितने बार गुजरना पड़ता है, 2 बार। यानी रक्त एक बार ऑक्सीजनित रक्त हमारे फेफड़ा से आकर हृदय में आया, फिर हृदय में आने के बाद शरीर के विभिन्न भागों में फैल गया, ये आधा चक्र पूरा हुआ। और दूसरे चरण में क्या होता है, यानी ये एक चक्रण पूरा हुआ, एक चक्रण में क्या हुआ कि शरीर से ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ा से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों तक फैला, पहला चक्र पूरा हो गया। और दूसरे चक्र में क्या होता है कि विऑक्सीजनित रक्त, यानी वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वैसे रक्तों को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर फेफड़ा तक आया। कहां तक आया, फेफड़ा तक आया। इस तरह से दूसरा चरण पूरा हुआ। तो एक चरण एक चरण, यानी शरीर में रक्त के फ्लो को, यानी हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इस तंत्र को हम लोग क्या नाम दिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या नाम दिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या नाम दिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अच्छा, क्या होता है, अच्छा ऐसा हम क्यों सोचे, ऐसा आखिर क्या आवश्यकता हो गई जो हमारे हृदय को 4 चेंबर में बांटना पड़ा।
हमारे ऐसा क्या आवश्यकता हो गई जो हमारे हृदय को 4 चैम्बर में बांटना पड़ा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शरीर में जो खून होता है वो गर्म होता है, वार्म ब्लड का होता है। क्या होता है? वार्म ब्लड का। और शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए और ऊर्जा उच्च हो, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता के लिए मतलब ये दोनों को एक प्रकार से बैलेंस करने के लिए, शरीर के तापमान को बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, और ऊर्जा को भी मेंटेन रखना है। इसके लिए हमें क्या होता है कि हमारे हृदय को 4 चैम्बर में बांटा गया है, जिसमें 4 चैम्बर में बांटा गया है, जिसमें 2 चैम्बर में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है और 2 चैम्बर में ऑक्सीजन वियुक्त रक्त, मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं रहता है वैसे रक्त रहता है। तो इसलिए हमारे हृदय को कितने चैम्बर में बांटा गया? 4 चैम्बर में बांटा गया। ठीक है, 4 चैम्बर में बांटा गया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पादपों में परिवहन, पादपों में किस तरह से परिवहन होता है। क्योंकि हमने अभी मानव में परिवहन पढ़ लिया। मानव में परिवहन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अंग कौन चीज है? मानव मुख्य रूप से जिम्मेदार अंग एक प्रकार से हमारा क्या हो गया? हृदय हो गया, हार्ट हो गया। हार्ट में हम लोग अभी पढ़े कि 2 तरह की वेंस दो तरह की नसें निकलती है, धमनी और शिरा। धमनी का विस्तार कहाँ होता है? शरीर के मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। धमनी का विस्तार किधर होता है? शरीर मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। और जबकि शिरा का विस्तार किधर होता है? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि धमनी की जो दीवारें होती है वो मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवारें पतली होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? धमनी में ऑक्सीजनित रक्त, मतलब ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा में विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि धमनी में वल्व नहीं होता है, जबकि शिरा में क्या होता है? वल्व होता है। आगे हमने उसमें मानव परिवहन मतलब परिवहन में पढ़ा कि हमारे हृदय को 4 चैम्बर में बांटा गया है, अलिंद और निलय, यानी दायां अलिंद दायां निलय, क्या कहते हैं? दायां अलिंद बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय, 4 में। आखिर 4 चैम्बर में बांटना क्यों पड़ा? क्योंकि जो हम लोगों का रक्त होता है, मानव शरीर का रक्त होता है, वो गर्म प्रवृत्ति का होता है और उच्च ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमारे हृदय को 4 बेस में बांटा गया है। उसी तरह से हम लोग अगला लेक्चर में पादपों में किस तरह से परिवहन होता है उसको हम लोग कवर करेंगे, और ये चैप्टर को हम लोग फिर आगे खत्म करेंगे। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मतलब चैप्टर जब शुरू होगा तो उसमें पोषण को फिर हमें डिटेल्स में पढ़ना है, परिवहन को, श्वसन को डिटेल्स में पढ़ना है, परिवहन को डिटेल्स में पढ़ना है, उत्सर्जन को डिटेल्स में पढ़ना है। आप सभी को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को ये हैंड रिटेन नोट चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग क्या कहते हैं पीडीएफ को प्रिंट डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।